Hello everyone, we are welcome to Major HS Kelsey's Balmi Academy. I am Sameer Singhal and today we are going to discuss the Geography Practice Set 2, and in this particular session we are going to discuss the world geography questions. Like in the last session we discussed about the Indian geography questions. In this one we have only and only world geography, in which we have the factual data and related to that we have also the physical geography questions. आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस पे और देखेंगे कि कौन से वो कंसेप्ट्स हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं, कौन से वो कंसेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे आने वाले सेशंस, हमारे आने वाले एग्जाम्स में, और सबसे ज्यादा हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने सही किए थे या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को और सबसे पहले क्वेश्चन पे बहुत दोस्तों आते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, Consider the following statement regarding the Wilson cycle in the geomorphology। अब सबसे पहला टॉपिक ही जो वो यहाँ पे ले रहा है वो क्या ले रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी ले रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर वो बात करेगा क्रस्ट की, यहाँ पर वो बात करेगा लैंडफॉर्म्स की, यही सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देखते ही एक तो परेशान नहीं हुए, पहले ये सोचें कि उसमें क्वेश्चन में आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। यहाँ पे एक शब्द लिखा मिलेगा विल्सन साइकिल। अब विल्सन साइकिल जो है ये 1966 में एक वैज्ञानिक थे विल्सन, उन्होंने ये साइकिल समझाई। इस साइकिल में उन्होंने क्या समझाया, इस साइकिल में उन्होंने एक चीज समझाई कि कैसे एक कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में टूटता है और उसके बाद कैसे ये दोनों हिस्से ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करने के बाद जो मान लीजिए ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो कैसे बी पार्ट किसी और डी पार्ट में जाकर टकराता है। तो यानी पूरा जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है, जिसमें कि हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की, कन्वर्जेंस की और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, डाइवर्जेंस, फिर उसके बाद जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं वो जाके कहीं पे कन्वर्ज होती हैं। तो ये जो पूरा साइकिल कहलाता है दोस्तों, इसको कहते हैं विल्सन साइकिल। अब विल्सन साइकिल में भी पर्टिकुलरली स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जब कोई पर्टिकुलर प्लेट टूटती है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो एज या एम्ब्रियोनिका कहते हैं। उसके बाद अगली स्टेज आती है जुवेनियल आती है। जैसे एक बच्चा होता है, सबसे पहले एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद वो उसका जन्म होगा, जन्म के बाद उसका जुवेनियल स्टेज चलता है ना, 18 वर्ष की आयु तक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो ऐसे ही हमारी स्टेज होती है जिसको हम पूरी की साइकिल को कहते हैं विल्सन साइकिल। अब आते हैं जरा जो ऑप्शंस है उस पे कि ऑप्शंस यहाँ पे हमें क्या क्या बता रहे हैं। पहला कह रहा है, इट डिस्क्राइब्स द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओशन बेसिन। तो यही हमने पढ़ा, जो विल्सन साइकिल होती है उसमें पहले क्या होती है, डाइवर्जेंस और फिर कन्वर्जेंस, यानी कि पहले एक समुद्र बना और एक ओशन या समुद्र जो है वो क्लोज हुआ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, द रेड सी रिप्रेजेंट्स द टर्मिनल स्टेज ऑफ एन ओशन बेसिन अबाउट टू डिसअपियर। तो यहां पे अगर आप सोचो तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पे जो हमारा अफ्रीका है, इस अफ्रीका के बगल में, इस अफ्रीका के बगल में यहां पर हमारा रेड सी पड़ता है। दिस इज द रेड सी। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी एक कौन सी स्टेज है, ये आपकी एक रिफ्टिंग स्टेज है। और ये जो रिफ्ट स्टेज यहां पर हो रही है, दिस इज पर्टिकुलरली इन द स्टेज ऑफ जुवेनियल। ये आपकी जुवेनियल स्टेज पर है, यानी अभी जस्ट कुछ ही समय पहले इसका जन्म हुआ है। सो एम्ब्रियोनिका एंड जुवेनियल स्टेज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। उसने हमसे पूछा है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ओनली वन, दैट इज द ए ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे एक बार चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमें समझाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग द आइसोस्टैसी। ये शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारे कॉन्टिनेंट्स में कोई कॉन्टिनेंट होता है तो कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब ये सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो चीज होती है उसमें होता यह है कि ये जो मूवमेंट आपका हो रहा है, ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है ये, हॉरिजॉन्टल। अगर आप सोचिए
कि ये मैग्मा के ऊपर कॉन्टिनेंट्स रखे हुए हैं और ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या फिर कहीं पर टकरा भी रहे होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है आपका, ड्रिफ्टिंग कन्वर्जिंग का प्रोसेस है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का प्रोसेस है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं। अब जब ऐसे फर्ज कीजिए, ऐसे समझिए कि जब कोई प्लेट किसी मैग्मा के ऊपर फ्लो कर रही है और कहीं हट रही है, तो हटते समय वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसमें पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत बायंसी भी हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो क्रस्ट है, क्रस्ट एक मटेरियल कैसा है, क्रस्ट आपका मटेरियल है लेस डेंस एज कंपेयर टू द एस्टनॉस्फेयर या मैग्मा, जो कि मोर डेंस है एज कंपेयर टू द क्रस्ट। तो ऊपर का जो पार्ट है, जो क्रस्ट है, वो बायंट करेगा, यानी ये जो बायंसी हो रही है इसमें क्या होगा, इसमें दो चीज होंगी, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होगा, ठीक है। अब एक और चीज, अब इसको ऐसे और समझिए कि जो हमारी पूरी धरती पे क्रस्ट है, वो क्रस्ट आपकी कैसी है, दो प्रकार की होगी, कहीं पे क्रस्ट बहुत डेंस होगी और कहीं पे क्रस्ट बहुत पतली होगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में आप नॉर्थ इंडिया चलते हैं तो आपको मिलेगा हिमालय, और वहीं पे आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगा समुद्र और हमारा कोस्टल प्लेन्स। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस पूरी प्लेट में कौन सा हिस्सा डेंसर होगा, भाई ऑब्वियस थिक होगा। कौन सा हिस्सा थिक होगा, ऑब्वियस बात है हिमालय वाला। जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है वो कम थिक होगा। तो यहां पर थिकनेस की वजह से भी बायंसी डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइसोस्टेसी, आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी क्या चीज होती है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा समझाऊं तो ये एक दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसोस एंड स्टेसी, और इसका मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल और स्टैटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। और इसमें जैसा मैंने बताया कि आइसोस्टेसी में जैसे हमने ऊपर पढ़ा था विल्सन साइकिल में, कैसा मूवमेंट हुआ था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हुआ था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ था। वैसे ही अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, वैसा हमें यहां पे देखने को मिलता है वर्टिकल मूवमेंट। आई होप क्लियर होगा। तो याद रखिए विल्सन साइकिल ये हमारी प्लेट्स के कैसे मूवमेंट को डिफाइन करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, और वर्टिकल मूवमेंट जो है ये किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन होता है, सो दैट इज आइसोस्टेसी। किस टर्मिनोलॉजी से, आइसोस्टेसी से। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब जरा ऑप्शंस पे आते हैं। इट रेफर्स टू द मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द लिथोस्फेयर एंड एस्टनॉस्फेयर। दूसरा यहां पे दो हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। एरीज हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट क्रिस्टल ब्लॉक्स हैव द सेम डेंसिटी बट डिफरेंट थिकनेस। एरीज कह रहा है कि भाई जो क्रिस्टल ब्लॉक्स यानी जो क्रस्ट है उनकी सेम डेंसिटी होती है बट थिकनेस डिफरेंट होती है। दूसरा कह रहा है द प्रैट्स हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द क्रिस्टल ब्लॉक्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज बट द सेम डेप्थ ऑफ कंपनसेशन। वो कह रहा है कि जो डेंसिटी है वो यहां पर डिफरेंट होती है और उसके साथ साथ जो डेप्थ है, जो डेप्थ का हिसाब है वो सेम रहता है, ठीक है। अब यहां पे उसने हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई पहला वाला स्टेटमेंट आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लिथोस्फेयर और एस्टनॉस्फेयर की मैकेनिकल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। एरीज हाइपोथेसिस भी बिल्कुल ठीक बताया जाता है, क्योंकि इस बंदे ने जो बात बताई वो बिल्कुल ठीक है। प्रेट हाइपोथेसिस भी बिल्कुल ठीक बताता है। बात आती है फोर्थ ऑप्शन पे, आइसोस्टेसी एक्सप्लेन्स व्हाई द ओशनिक क्रस्ट इज सिग्निफिकेंटली थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब एक बात यहां पे जरा समझिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने क्यों इतना टाइम लगाया वो भी बात समझिएगा। या तो आपको पता होता कि आइसोस्टेसी क्या है, ये बात है थी, वरना दूसरी एक चीज आप और सोच सकते हो। वो क्या कह रहा है, आइसोस्टेसी एक्सप्लेन्स व्हाई द ओशनिक क्रस्ट इज सिग्निफिकेंटली थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया था, क्योंकि हमें पता है ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिन होता है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें कौन सा मिलेगा, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप ये बात क्लियर होगी सभी को। तो इस क्वेश्चन को समझ के भी किया जा सकता था, वरना हमारे सामने बात भी है कि ये चीज क्या होती है। आई होप ये क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। Okay, now another question, very important again from the geomorphology. क्या कह रहा है, they are typically located along the divergent plate boundaries। बच्चों बात कर रहा है ओशनिक ट्रेंचेस की। किसकी बात कर रहा है, ओशनिक ट्रेंचेस की बात कर रहा है कि ओशनिक ट्रेंचेस जो हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे बनती हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, तीन तरह के टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से, कन्वर्जेंस, उसके बाद होता है डाइवर्जेंस, और तीसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, या जिसको हम कहते हैं फॉल्टिंग। ट्रांसफॉर्म के केस में
याद रखिए ट्रांसफॉर्म के केस में ना कोई प्लेट डिस्ट्रॉय होती है ना ही कोई प्लेट कंस्ट्रक्ट होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये केवल एक एडजेसेंट मूवमेंट होता है दो प्लेट्स का, ठीक है। डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो कोई नई क्रस्ट का जन्म हो रहा होता है या ओशनिक क्रस्ट का जन्म हो रहा होता है, ठीक है, या फिर रिफ्ट और आपके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। कन्वर्जेंस के केस में क्या होता है, कन्वर्जेंस के केस में एक प्लेट नीचे सरकती है और दूसरी प्लेट ऊपर जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलेंगी। एक तो बच्चों इस वाले जोन को क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन कहते हैं, यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो प्लेट है वो टूट रही है। प्लस बीच में ये जो आपको वी शेप आकार दिख रहा है कन्वर्जेंस के केस में, ये वी शेप आकार क्या होता है आपका, ट्रेंच। और ये ट्रेंच जो है ये आपको केवल दो प्रकार के कन्वर्जेंस में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कन्वर्जेंस, ओशनिक कन्वर्जेंस एंड ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। केवल ये दो कन्वर्जेंस होते हैं जिसपे हमें ट्रेंचेस बनते हुए मिलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो दुनिया के सबसे डीपेस्ट ट्रेंचेस होते हैं, जो दुनिया के सबसे डीपेस्ट ट्रेंचेस होते हैं वो ओशनिक वाले केस में बनते हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच जो कि बना है पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट के सबडक्शन के कारण, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी आई गेस। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज अ डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, बिल्कुल गलत भाई, डाइवर्जेंस पे हमारे ओशनिक ट्रेंचेस नहीं बनते हैं। दूसरा कह रहा है मैरियाना ट्रेंच इज एसोसिएटेड विद द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बीनीथ द फिलीपींस प्लेट, मैंने जस्ट आपको अभी बताया। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसने हमसे इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ओनली वन, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। एक और स्टेटमेंट बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस को ही हम ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस को ही हम कॉर्डिलेरा कन्वर्जेंस भी कहते हैं, कॉर्डिलेरा कन्वर्जेंस भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ओके, अनदर क्वेश्चन इज नाउ फ्रॉम द ओशिनोग्राफी। और ओशिनोग्राफी में वो बेसिकली लैंड फॉर्म्स में पहुंच गया है और वहां पे वो हमसे बात कर रहा है कोरल रीफ्स की। कोरल रीफ्स की बात जब वो करता है तो अब उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा कोरल ब्लीचिंग के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि कोरल्स, ये कोरल्स क्या होते हैं। तो बच्चों हमारे समुद्र में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलिप्स। ये पॉलिप्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो पर्टिकुलरली कुछ कंडीशंस के तहत समुद्र में शैलो सीज में पाया जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कम ना हो, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो, अगर इससे ज्यादा होगा तब भी नहीं होगा, इससे कम होगा तब भी नहीं होगा, बिलो 25 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद सैलिनिटी बहुत ज्यादा ना हो, फ्रेशनेस बहुत ज्यादा ना हो, यानी ब्रैकिश वाटर हमें चाहिए होता है, प्लस शैलो सी चाहिए होते हैं, प्लस ये जो आपके कोरल रीफ्स बनते हैं या कोरल्स बनते हैं, ये अब ये सारी कंडीशंस आपको केवल कहां पे मिलेगी, ये सारी कंडीशंस आपको मिलेगी इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो हमें 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक के रीजन में ये देखने को मिलते हैं। ये तो हुई कि मिलते कहां पे। अब जो कोरल्स होते हैं, जब पॉलिप्स कोरल बन जाते हैं तो वो माइक्रो जो आपके न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स होते हैं उनको खाते हैं, उनको खाने की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्शियस स्केलेटन जैसा सरफेस आ जाता है। वो सरफेस आने के बाद ये बॉडीज क्या करती हैं, ये बैठना शुरू कर देती हैं या तो किसी सॉलिड सरफेस पे या किसी आइलैंड के आसपास, जिसकी वजह से फिर फ्रिंजिंग रीफ्स, एटॉल्स, ये सब चीजें बनती है। अब आती है बात इनके डिस्ट्रक्शन की। तो बच्चों एक चीज होती है जिसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये ब्लीचिंग क्या होती है, जब हमारे ये कोरल्स अपने अंदर पाए जाने वाले एक एल्गी को, उस एल्गी का नाम आप यहां पे देख सकते हो, दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा जुक्सैंथेले। सो इस एल्गी की अगर बात करते हैं, इसको ड्रॉप आउट कर देती है और उसके बाद हमारी जो कोरल्स हैं वो व्हाइटिश कलर की होनी शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये क्यों होता है, ये होता है जब आसपास की कंडीशंस फेवरेबल ना हो, उस केस में कोरल्स जो है कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। तो ये होती है कोरल ब्लीचिंग। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। अब आते हैं, कह रहा है इट ऑकर ओनली व्हेन द वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द 15 डिग्रीज। दूसरा कह रहा है इट इज द प्रोसेस वेयर द कोरल एक्सपेल देयर symbiotic algae zooxanthellae due to stress। तीसरा कह रहा है bleached corals are dead corals and cannot recover even if the condition return to normal। और चौथा कह रहा है high solar irradiance has no role in the bleaching of coral। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल टेम्परेचर कम होना नहीं है, अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाएगा, जैसा मैंने बताया कि 30 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है,
जिससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तब भी ये प्रोसेस हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द ब्लीच्ड कॉरल्स आर डेड कॉरल्स एंड कैन नॉट रिकवर, ये बिल्कुल गलत है। जो ब्लीच्ड कॉरल्स होते हैं वो डेड नहीं होते, वो बस ये होता है कि वो अपने स्ट्रेस की वजह से अपने एल्गी को छोड़ देते हैं, बट वापस से रिकवर करने की ताकत उनके पास बनी रहती है, वो उनके पास होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस पॉइंट पे कि क्या ये चीज चलेगी या नहीं, तो इस पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपके जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसको याद रखिएगा। आई होप ये क्लियर होगा सभी को। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को जरा देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, दिस इज अबाउट द रेफरेंस टू द वॉकर सर्कुलेशन। कंसिडर द फॉलोइंग, वॉकर सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका वॉकर सर्कुलेशन है, वॉकर सर्कुलेशन आपका कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों एक बात कि जब हमारे ओशियन में, कौन से ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन की अगर बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन इधर आपको मिल जाएगा अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका आपको मिल जाएगा, और इधर की तरफ आपको मिल जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहां पे आपकी एक लैटिट्यूड पड़ती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में, तो यहां पे आपका वॉकर सर्कुलेशन चलता है। वॉकर सर्कुलेशन बेसिकली एक न्यूट्रल फेज वाली बात होती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि आपके जो वॉकर सर्कुलेशन है उसमें पानी का ड्रिफ्ट होता है। जो गर्म पानी, जो सी सरफेस गर्म पानी का होता है, वो ड्रिफ्ट करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। अगर ये नॉर्मली होता रहता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभार इस सिचुएशन में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एल नीनो। शायद ये सिचुएशन आपने कभी ना कभी सुनी होगी, एल नीनो सिचुएशन कभी सुनी होगी। तो एल नीनो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि आपके जो वॉकर सर्कुलेशन है उसके विपरीत काम होने लगता है। मतलब जो पानी पहले ड्रिफ्ट होके आपका किस साइड आना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया की साइड आना चाहिए था, अब वो ऑस्ट्रेलिया की साइड ना आके किस साइड आ रहा हो, किस साइड रह जाता है, अमेरिका की साइड ही रह जाता है। सो दैट इज द अपोजिट ऑफ वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी वजह से हमारा मॉनसून इफेक्ट होता है। तो याद ये रखिएगा कि वॉकर सर्कुलेशन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एल नीनो ला नीना प्रोसेस। अगर न्यूट्रल फेज है तो वॉकर सर्कुलेशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा, ला नीना है तो स्ट्रेंथफुली मूव करेगा, एल नीनो है तो वॉकर सर्कुलेशन होगा ही नहीं, पूरा का पूरा गर्म पानी किधर रह जाएगा, अमेरिका की तरफ रह जाएगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट समझ आए। अब इसकी वजह से इफेक्ट किस चीज पे पड़ता है, हमारे मॉनसून के इंटेंसिटी पे। ठीक है, मॉनसून की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। तो यहां पे अगर हम देखें आपके, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपका जो सर्कुलेशन है वो इधर से इधर आ रहा है। अब यहाँ पे जरा ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज एन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल दैट मूव्स अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। ओके, कह रहा है ड्यूरिंग अ ला नीना ईयर द वॉकर सर्कुलेशन वीकन सिग्निफिकेंटली। ला नीना के समय ये सर्कुलेशन वीकन हो जाता है, जबकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये वीकन नहीं होता, ड्यूरिंग द ला नीना ये स्ट्रेंथफुल हो जाता है या फिर स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसने हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो बच्चों आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा ओनली 2। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज द फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस की बात आती है तो जरा ऑप्शन देखते हैं। पहले सबसे पहली बात समझिएगा, फ्रंटोजेनेसिस इज द पॉइंट और इज द फिनोमेना जिससे हमारे एक साइक्लोन्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स कहां पे बनते हैं, सो इसका रीजन होता है आपका 35 डिग्री टू 65 डिग्री। नॉर्मल कंडीशंस में 65 पर बनता है और ठंड के दिनों में ये 35 डिग्रीज पर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसी की वजह से मेडिटेरियन सी के ऊपर हमारा साइक्लोन बनता है और वहां से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उसको भारत लेके आती है, जिस वजह से विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत तक पहुंचता है। ये पूरा सिस्टम होता है। अब फ्रंटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके तहत एक कोल्ड फ्रंट और एक वार्म फ्रंट ये एक दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं।
जब ये कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उस केस में होता ये है कि जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर शिफ्ट करता है और कोल्ड फ्रंट नीचे जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं। इसमें एक बात और याद रखिएगा, जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर जा रहा है, कोल्ड फ्रंट स्टीपली नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। वार्म फ्रंट जब ऊपर जाता है तो कंडेंस होने लगता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, जिस वजह से बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद बारिश होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू फ्रंट ऑन द रीजनरेशन ऑफ एन ओल्ड वन। अच्छा, हमें इनकरेक्ट पता करना है, तो अब देखते हैं जरा। इट अकर्स व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कन्वर्ज। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वार्म फ्रंट जनरली हैव द स्टीपर ग्रेडियंट एज कंपेयर टू द कोल्ड फ्रंट। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कोल्ड फ्रंट का जो स्टीप होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट इसके ऊपर जा रहा है, कोल्ड फ्रंट स्टीप ग्रेडियंट के साथ नीचे सरकता है। सो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज द ऑप्शन सी, क्योंकि स्टीपर ग्रेडियंट यहाँ पे किसका होता है याद रखिएगा, दैट इज फॉर द कोल्ड फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, रीजनरेशन होता है ओल्ड वन का, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि टेम्परेट साइक्लोन्स इसकी वजह से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर याद रखिएगा आपका होगा सी ऑप्शन। अनदर वन, नाउ द क्वेश्चन इज इकमैन स्पाइरल के बारे में बात कर रहा है। इकमैन स्पाइरल इन द ओशिनोग्राफी। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एकमैन स्पाइरल एक प्रकार का सर्कुलेशन है, जैसे कि शब्द आ रहा है स्पाइरल, और ये एकमैन के नाम से है, साइंटिस्ट के नाम से है, तो एकमैन स्पाइरल इसको कहते हैं। ये सर्कुलेशन किसका है, ये सर्कुलेशन है आपके ओशियन का। जो ओशियन में करंट्स होते हैं उसके सर्कुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। दो बातें कर रहा है, इट डिस्क्राइब्स हाउ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट चेंजेस विद डेप्थ। दूसरी बात कह रहा है, in the northern hemisphere the net transport of water, that is the Ekman transport, 90 degree to the right of the wind direction। यानी ये हमें बता रहा है कि भाई दो कंडीशंस हैं कि आपके एकमन स्पाइरल में दो प्रकार की कंडीशंस, क्या ये दोनों सही हैं। तो पहली चीज तो देखो, मैंने आपको बताया कि एकमन स्पाइरल की वजह से डायरेक्शन और स्पीड ऑफ ओशन करंट जो है वो इन डेप्थ तक जाती है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दैट इज द एकमन ट्रांसपोर्ट, इज 90 डिग्री टू द राइट ऑफ द विंड डायरेक्शन। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये राइट कह रहा है। अगर इसने यहाँ पे लेफ्ट कहा होता तो बात बिल्कुल बिगड़ जाती। क्यों, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर शिफ्ट करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द बोथ 1 एंड 2। क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो आंसर इज बोथ 1 एंड 2। इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ अनदर वन, which of the following statement regarding the about the temperate cyclone is incorrect। इनकरेक्ट पूछ रहा है। मैंने अभी आपको टेम्परेट साइक्लोन डिफाइन किया, तो आई होप इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दे ओरिजिनेट इन द मिड लैटिट्यूड 35 डिग्री टू 65 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। दे आर फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एयर मासेस, अभी हमने बात करी। दे कैन ओरिजिनेट वो ओवर बोथ लैंड एंड सी, बिल्कुल सही, क्योंकि जब ठंड होती है या नॉर्मल डेज होते हैं तो ये ऊपर यूरोप के ऊपर बनता है, और जब ठंड होती है, विंटर्स होती हैं, उस समय पे ये कहाँ पे बनता है, अबव द मेडिटेरियन सी। दे ड्राइव देयर एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरा वाला भी ठीक है। चौथे वाले में गड़बड़ क्या है ये बात करते हैं। चौथे वाले में गड़बड़ ये है, दे डिराइव देयर एनर्जी प्राइमरली फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का, ये प्रोसेस बेसिकली आपके फ्रंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रोसेस से बनने वाला जो साइक्लोन होता है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द वन जो आपके लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण, जब आपका लो प्रेशर फॉर्म होता है किसी एनक्लोज सी में, तब वहां पर जब आसमान में इवेपोरेशन उड़ता है, ह्यूमिडिटी जाती है, तब वो जाने के बाद वहां पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अपनी हीट छोड़ देता है, जिस वजह से ठंडा होके क्यूमुलस निम्बस नाम के क्लाउड्स जो हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में बनते हैं। तो याद रखिएगा, टेम्परेट साइक्लोन के केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, द आंसर विल बी डी ऑप्शन। Okay, now it has moved to another topic, from moving from geomorphology, climatology, now it has moved to another topic called the landforms। और landforms में एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे landforms होते हैं जिसको कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी याद रखिए, ये जो शब्द कास्ट है ये कहां से आता है, तो ये आता है यूगोस्लाविया से। ये क्यों यूगोस्लाविया से आता है, क्योंकि बच्चों यहां पे बात ये है कि यूगोस्लाविया में एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में अगर हम देखेंगे तो उसका नाम कास्ट है, और वहां पे ही ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
पहली बात। दूसरी चीज, ये जो कास्ट लैंडफॉर्म्स बनते हैं इसमें जो मेजर चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। ये केमिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी दो प्रकार की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारी ऐसी रॉक्स जो सॉल्युबल होती हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा लाइमस्टोन मिल जाएगा, लाइमस्टोन के अलावा आपको मिल जाएगा चॉक मिल जाएगा, डोलेमाइट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, इसको रिक्वायरमेंट होती है आपके वाटर की। और वाटर अगर थोड़ा सलाइन हो, एसिडिक सा हो तो और बेहतर है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अच्छी से हो पाती है। सो इट इज फॉर्म प्राइमरली बाय द केमिकल वेदरिंग ऑफ द कार्बोनेटेड रॉक्स लाइक द लाइमस्टोन। बिल्कुल ठीक बात। ब्लाइंड वैलीज एंड उआलाज आर द कैरेक्टरिस्टिक इरोजन लैंडफॉर्म्स ऑफ दिस टोपोग्राफी। तो ब्लाइंड वैलीज और उआलाज क्या होते हैं? जब आपका पानी इरोड करते हुए, केमिकल वेदरिंग करते हुए एरिया को डिप्लीट करता है तो वहां पे जो वैली बनती है उसको ब्लाइंड वैली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। इट इज लाइक अ केव, ये केव है। इस केव के अंदर आपको ऐसे लैंडफॉर्म्स बने हुए मिल जाएंगे। इट इज लाइक दिस। ये जो ऊपर से लटकते हुए हैं इनको कहते हैं स्टेलस्टाइट, इनको कहते हैं स्टेलस्टाइट। जो नीचे बैठे हुए हैं इनको कहते हैं स्टैलेग्माइट। तो ये दो प्रकार के आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा ये अगर जुड़ जाएं आपस में कुछ इस प्रकार तो आपका बन जाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कॉलम। ये क्या कहलाता है? कॉलम। और इसको पिलर भी कहते हैं। और ये जो पूरा एरिया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केव, इसको कहते हैं केव। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो ब्लाइंड वैलीज एंड उआलाज आर द पार्ट ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन। ओके, दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, बैक टू क्लाइमेटोलॉजी। और यहाँ पे अब वो बात कर रहा है हमसे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो होती है ये क्या चीज होती है या ये कैसे काम करती है, जरा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहली बात है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी समझिएगा कि एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर अगर हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल तरीके से काम कर रहा है तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमेना होते हैं जो हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बताती रहती है, जैसे बादलों का बनना, हवा का चलना, बारिश का होना, ये सारे प्रोसेस अपने काम से हिसाब से होते रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला कह रहा है इफ द एनवायरमेंट लैप्स रेट दैट इज द ELR। अगर बात करें इन सभी रेट्स की तो ये सभी वो रेट्स होते हैं बच्चों जिसके हिसाब से हमारी जो हवा है जब उठ रही है या बैठ रही है तो वो कितने हिसाब से ठंडी हो रही है, कितने हिसाब से गर्म हो रही है। भाई कोई हवा गर्म हुई ऊपर आसमान तक जाएगी, जाते जाते ठंडी होगी, और जब कोई हवा ऊपर से नीचे आ रही होगी तो ऊपर ठंडी होगी लेकिन नीचे सरफेस के पास आते आते क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो यही जो आपके प्रोसेस होते हैं कि किस रेट से वो ठंडी हो रही है ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए गर्म हो रही है, यही हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लैप्स रेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो पहला क्या कह रहा है? एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन द एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल। ये गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ELR है या जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो आपका कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द एडियाबैटिक लैप्स रेट। दूसरा कह रहा है एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी अकर्स व्हेन द ELR इज हायर देन द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। बच्चों एक बात याद रखिएगा, देखो दो प्रकार की चीज होती है। एक होती है एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ये दो चीज होती हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी की और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की, तो इन दोनों प्रोसेस में एक बात याद रखिएगा कि इंस्टेबिलिटी के केस में जो ELR होता है, जो ELR होता है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो हायर होता है किससे? आपके DALR से। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यानी उसके हिसाब से अगर देखें तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के केस में याद रखिएगा, स्टेबिलिटी के केस में जो आपका ELR होता है इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं SALR की, अगर हम बात करते हैं SALR तो SALR के केस में ये उससे कम रहेगा।
तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टेबल सिचुएशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ELR दैट इज द एनवायरमेंट लैप्स रेट इज हायर देन द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, लैप्स रेट पर काफी अच्छा सवाल बन सकता है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। नाउ अनदर क्वेश्चन अबाउट द ओशनिक सैलिनिटी। हमारे समुद्र में नमक होता है तो उस पर बात करते हैं। द सैलिनिटी ऑफ द आर्कटिक ओशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द समर ड्यू टू द आइस मेल्टिंग। भाई सीधी सी बात एक समझो, एक आपके ग्लास में पानी है और उसमें आपने नमक डाला और अब उसमें आपने कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए। तो अगर आपने जो भी नमक उसमें डाला था और अब आपने उसके ऊपर से उसमें आइस क्यूब्स डाले हैं तो क्या होगा, वो आइस क्यूब्स मेल्ट होंगे। अब आइस क्यूब्स क्या होते हैं, उनके पास तो नमक नहीं होता, क्योंकि जब आइस क्यूब बनता है तो नमक को पीछे छोड़ देता है, यानी आइस क्यूब क्या एक प्रकार का फ्रेश वाटर है। तो आइस क्यूब जब पिघलेगा तो पानी की मात्रा को बढ़ा देगा, यानी ऑब्वियस बात है कि हमारी जो सैलिनिटी है वो कम होगी बजाय बढ़ने के, है ना। तो अगर हम उस हिसाब से सोचें, अगर हम ये सब ना जाए कि भाई क्या होगा या क्या नहीं होगा, अगर हम जाते हैं उस हिसाब से देखें तो भाई पहला वाला क्या कह रहा है, द सैलिनिटी ऑफ द आर्कटिक ओशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द समर ड्यू टू द आइस मेल्टिंग। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है, बल्कि क्या होगा कि सैलिनिटी आपकी कम हो जाएगी, यानी पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द ओपन ओशन इज फाउंड एट द इक्वेटर ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात सोचिए, जब इक्वेटर एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और वो क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब अगेन एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें नमक डालिए और उसमें बहुत सारा फ्रेश वाटर ऊपर से डाल दीजिए, तो समय के साथ क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही समझिए कि इक्वेटर पे जब ऑलरेडी नमक है और ऊपर से बारिश फ्रेश वाटर लगातार गिर रहा है, तो आपके जो सैलिनिटी है वो कम मिलेगी। सैलिनिटी ज्यादा किस केस में मिलेगी, तब मिलेगी जब या तो फ्रीजिंग होगी, जब पानी फ्रीज हो जाएगा तब हमें उस जगह की सैलिनिटी बढ़ती हुई मिलती है, या फिर दूसरा जो आपके मिड लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। तो दोनों इनकरेक्ट हैं और यही पूछ रहा है हमसे कि इनकरेक्ट कौन से हैं। सो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, इस चीज को याद रखिए। अगर एक और चीज हम देखें तो याद रखिएगा 24.7 ppt, ये वो नंबर होता है जो आपके किसी भी पानी की सैलिनिटी या फ्रेशनेस को डिफाइन करता है। ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इससे नीचे अगर बात करते हैं तो फ्रेश, इससे ऊपर बात करते हैं तो सलाइन। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राइमरी वेव्स की बात कर रहा है, दैट प्राइमरी वेव्स दैट पी वेव्स आर इनकरेक्ट। पहला कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, भाई बिल्कुल ठीक बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अगर हम देखें तो इसको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कह सकते हैं, बच्चों याद रखना, कंप्रेशनल वेव्स भी हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये किस तरह से मूव करती है, कि स्प्रिंग की तरह, जैसे कि स्प्रिंग मूव करता है, और काइंड ऑफ साउंड वेव्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं अगला क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है दैट दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है दे आर द स्लोएस्ट सिस्मिक वेव्स टू रीच द सरफेस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो भाई यहाँ पे हमें सोचना होगा, क्योंकि प्राइमरी वेव्स जो हैं वो हमें पता है कि कैसी होती हैं, फास्टेस्ट होती है, तभी तो नाम प्राइमरी है, सबसे तेज चलती है। प्लस इसी वजह से प्राइमरी वेव्स को हम क्या कहते हैं, वार्निंग वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। प्राइमरी वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो होता है 105 डिग्री टू 135 डिग्री तक। ठीक है, ये हमें 145 डिग्री तक, तो ये हमें पता होता है। सो दिस इज द शैडो जोन ऑफ द प्राइमरी वेव। तो ये सारी बातें जब हमें पता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, सी ऑप्शन हमें गलत देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये स्लोएस्ट नहीं होती जबकि फास्टेस्ट होती हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था, दे कॉज द मटेरियल टू वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपगेशन। यही मैंने बताया, ये इस तरह से चलती है, तो जो मटेरियल होगा वो टू एंड फ्रो चलेगा, यानी पैरेलल चलेगा। तो चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। याद रखिए एस वेव कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स, उसमें प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होता है। एंड सरफेस वेव्स में भी एल वेव्स यानी लव वेव्स और रेले वेव्स, वो भी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन अगेन फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी, द जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की बात कर रहा है। सबसे पहली बात, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स किसको कहते हैं, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जेट स्ट्रीम्स। जो आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली एक प्रकार का एयर पार्सल होता है। जब एयर पार्सल आपका एटमॉस्फेयर में अप इन द एटमॉस्फेयर रह जाता है
तो उस पे दो प्रकार की चीजें लगती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा कॉरियोलिस फोर्स। जब इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस बनता है तो आपके जेट स्ट्रीम्स अप इन द एटमॉस्फेयर ट्रोपोपॉज के पास चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज अ विंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कॉरियोलिस फोर्स, बिल्कुल ठीक। इट ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स, ये भी बिल्कुल ठीक होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बीच में जो प्रेशर होता है उसके पैरेलल ये चलना शुरू कर देती है। इसी वजह से हमारे अप इन द एटमॉस्फेयर दो प्रकार की हमारी परमानेंट जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं इन बोथ द हेमिस्फेयर, दैट इज द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड द पोलर जेट स्ट्रीम। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बच्चों इसको याद रखिएगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट वन। लोकल जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो लोकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं जैसे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि सोमाली जेट के नाम से भी या मैस्कलिन हाई के नाम से भी जानी जाती है, और ये वो जेट होती है जो कि अर्ली ऑनसेट या डिले ऑफ मॉनसून में काम करती है। अभी जो इथोपिया में वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था तो उसको लाने का काम भी किसने किया था, जेट स्ट्रीम ने इंडिया की तरफ किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अनदर वन, डीप सी फेंस। डीप सी फेंस की बात करते हैं तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी सुना होगा एलुवियल फेंस के बारे में, कि एलुवियल फेंस क्या चीज होती है। बच्चों एलुवियल फेंस होते हैं जब हमारे किसी पर्टिकुलर जगह से कोई नदी रुकी हुई होती है किसी पहाड़ की वजह से और वो एक क्रैक बनाती है, सो काइंड ऑफ फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। जब वो फ्लो जम जाता है तो उसको बोलते हैं एलुवियल फेंस बोलते हैं। जब ये सेम प्रोसेस समुद्र में यानी आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ या कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले एरियाज में होती है तो वहां पे यही सेम प्रोसेस बनता है, इनको कहते हैं डीप सी फेंस बोलते हैं, एज कंपेयर टू द एलुवियल फेंस ऑन द कॉन्टिनेंट। तो दे आर द अंडर वाटर काउंटर पार्ट ऑफ एलुवियल फेंस। भाई बिल्कुल ठीक बात आ जाती है, एलुवियल फेंस का काउंटर पार्ट है। दे आर फाउंड ऑन द माउथ ऑफ द सबमरीन कैनियन ऑन द कॉन्टिनेंटल राइज। तो भाई कॉन्टिनेंटल राइज या स्लोप, मैंने दोनों पे बोला। दे आर फाउंड बाय द टर्बिडिटी ऑफ द करंट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि करंट जब उसको रोके रखेगी तभी तो बनेगा। और चौथा कह रहा है दे आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द मिडल ऑफ द एबिसल प्लेन। बच्चों याद रखिए एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन का मतलब होता है ओशन फ्लोर। तो ये ओशन फ्लोर पे नहीं बनता, ये कहां पे बनता है, ये ओशन फ्लोर से पहले बन जाता है। दिस इज द राइज एंड दिस इज द शेल्फ एंड दिस इज द स्लोप। तो इस एरिया में बनेगा, ना कि एबिसल प्लेन पे, ठीक है ना। एबिसल प्लेन पे आपको मिल जाएंगे रिजेस, ग्योट, ट्रेंचेस, ठीक है, ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये आपका कहां पे बनेगा, राइज या स्लोप पे बनेगा, ठीक है। सबमरीन कैनियंस भी एक चीज होती है, जैसे कि कोलोराडो रिवर बनाती है यूएसए में, सो दैट आर द सबमरीन कैनियंस। लेकिन याद रखिएगा ये आपका एबिसल प्लेन पे नहीं बनता, शेल्फ या फिर स्लोप पे बनता है। ओके, अनदर वन अगेन फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्लेट बाउंड्रीज। भाई पहला कह रहा है द सैन एंड्रियास फोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। भाई ये स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल सीधे सीधे जाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा सैन फ्रांसिस्को फोल्ट है, अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द बेसिकली द नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो जाता है कुछ इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये साउथ इस तरह से, ठीक है। ऊपर यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अलास्का वगैरह इस तरह से मिल जाएगा, और ये होती है। तो बच्चों यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, यहीं पे आपका मिलता है आपको सैन एंड्रियास फॉल्ट। और सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है, दो प्लेट्स आपस में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं या फिर बेसिकली पैरेलली एडजेसेंट आपके साथ चल रही हैं, तो ऐसी प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सैन एंड्रियास फॉल्ट इज अ परफेक्ट एग्जांपल। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता किसी भी प्लेट का, ना ही कोई अन्य कोई लैंडफॉर्म बनता है जैसे माउंटेन्स या कुछ। लेकिन अगर कभी इसमें स्ट्रेस रिलीज होता है तो बहुत ही डेडली अर्थक्वेक्स ये लेके आता है। दुनिया के सबसे डेडली अर्थक्वेक्स अगर कभी आते हैं तो वो इसी रीजन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज होता है। नेक्स्ट कह रहा है न्यू क्रस्ट इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जो न्यू क्रस्ट होती है वो डाइवर्जेंट, भाई सीधी सी बात है, जब कोई प्लेट खुलेगी नीचे से मैग्मा आएगा तो नई क्रस्ट बनेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है। तो आपका आंसर अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। क्यों नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि बच्चों वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो आपको पता है कि दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेल रीजन इज करेक्ट। शेल रीजन, सब साहिल रीजन या शेल रीजन बोलते हैं, तो ये बेसिकली कौन सा एरिया होता है, तो पहले आप यही समझ लीजिए। सो दिस इज द अफ्रीका,
दिस इज योर अफ्रीका, और अफ्रीका में कुछ ये स्थिति होती है, दिस इज हाउ अफ्रीका इज। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से आपकी निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ही आपका पाया जाता है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से नीचे तक ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इक्वेटर। ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड इज सवाना। तो इस पर्टिकुलर रीजन को बच्चों हम क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज सेहिल रीजन। अब बात आती है, जरा एक बार ऑप्शंस देखते हैं। इट इज अ फर्टाइल ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सहारा डेजर्ट एंड द सवानास। इट स्पैन्स अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये तो ऑब्वियस बात है, आपको गलत ही दिख रहा होगा, इसको कट ही कर दीजिए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई एनुअल रेनफॉल, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है डेजर्ट है, तो ये भी गलत हो जाता है। इट इज करंटली अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ग्रीनिफिकेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये भी अभी फिलहाल नहीं पॉसिबल है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली वन, दैट इज द ए ऑप्शन, को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं एक बार। अगला क्या कह रहा है, अगली बात कर रहा है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन की बात कर रहा है। नाउ व्हाट इज द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन? इट इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट आर्टेशियन बेसिन in the world, located in Australia. The water reaches the surface automatically due to the natural pressure. सबसे पहले आप ये समझिए what is this artesian. So guys, होता क्या है कि हमारे जो जमीन होती है, जमीन के नीचे एक्विफर्स होते हैं। एक्विफर्स जो होते हैं वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो पानी ऊपर से चल रहा होता है नदी का या रेन का, वो पानी नीचे इकट्ठा होता जाता है। तो वो कह रहा है कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात वो ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि हमारा जो वाटर रीच है वो सरफेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रेशर। तो ये दोनों स्टेटमेंट बच्चों सही होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी नदी होती है दैट इज द रिवर मरे, याद रखिएगा, रिवर मरे इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा याद कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो पता ही होगी, दैट इज द कैनबेरा। जिसको मेलबर्न या सिडनी पता हो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा खुद को। ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिल जाएगा द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दैट इज द ओशिनिया, ओशिनिया का पार्ट है ये। इसके अलावा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक नेवल एक्सरसाइज का पार्ट भी बन जाता है, दैट इज द मालाबार एक्सरसाइज अलोंग विद द यूएस एंड जापान, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉट टू, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्ट्स। एक हुआ आर्टेशियन का, अगला आता है नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज पे देखते हैं। रिगार्डिंग द नॉर्डिक कंट्रीज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नॉर्डिक कंट्रीज पहली बात तो क्या होती हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज और एक और शब्द आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एक शब्द आता है नॉर्डिक कंट्रीज, एक आता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये काइंड ऑफ थोड़े से मिलते जुलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको कहते हैं, ये कहते हैं मेजरली हम आपके नॉर्वे को, स्वीडन को एंड डेनमार्क को। ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें फिर दो चीजें और ऐड हो जाती हैं। एक हो जाता है आपका फिनलैंड ऐड हो जाता है, एक आपका फिनलैंड ऐड हो जाता है, फिनलैंड ऐड हो जाता है, और उसके साथ साथ आइसलैंड ऐड हो जाता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, बाकी दो कंट्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अब देखो जरा, all the Nordic countries are the members of the European Union. The region includes Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. They are characterized by the Nordic model of social welfare. Iceland is the only Nordic country located entirely on an island. Incorrect वो पूछ रहा है मुझसे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा पॉइंट, वो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यूरोपियन यूनियन का। क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए यूरोपियन यूनियन का हिस्सा इस समय नॉर्वे और आइसलैंड नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज इसका पार्ट है। अगर बात करते हैं नॉर्डिक की, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्वे और आइसलैंड आपका यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नाउ दैट इज अबाउट दी
European Union, and that is about the World Geography fact. Now another one, the which of the following statement about the shifted agriculture is incorrect. यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे अब कह रहा है भाई इट इज ऑल्सो नोन एज लडांग इन इंडोनेशिया। सबसे पहली बात आती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है या शिफ्टेड एग्रीकल्चर क्या होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा। शिफ्टेड एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्रोसेस है, बहुत ही एंशियंट है, एग्रीकल्चर में हमेशा से यूज होता आया है। इसके अंतर्गत अगर मैं भारत के हिसाब से बात करूं तो भारत में हम इसको कैसे करते हैं कि जब हम कोई कल्टीवेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम वहाँ के जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको कट कर देते हैं और वहाँ पे जो ग्राउंड होता है उसको थोड़ा सा बर्न करते हैं ताकि ग्राउंड को दोबारा से अगली फसल के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, मेजरली ये भारत में यूज किया जाता है और भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी। भारत में इसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा इंडोनेशिया में इसको लडांग कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और क्या कह रहा है, इट इज अ हाईली सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये कॉमर्शियल फार्मिंग का देखो हिस्सा नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की तो कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल हमारे जो है अगर आप बात करते हैं तो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए ठीक है, बाकी कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ठीक नहीं बैठता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए ही ये यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा, इसको याद रखिएगा। ओके, अनदर वन इज द स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहली बात स्टेट ऑफ मलक्का ही देख लेते हैं। सो दिस इज द इंडिया वी हैव। उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ जाता है बांग्लादेश और ये इधर आ जाता है बर्मा और फिर ये जाता है तो यहाँ पे आ जाता है आपका मलाया पेनिनसुला। इट इज लाइक दिस, है ना। यहाँ पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है द सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, द जावा आइलैंड, और ये जो है ये आपका हो जाता है, दिस इज द पर्टिकुलरली द मलेशिया, ये आपका मलेशिया हो जाता है। यहाँ पे एंड पॉइंट हो जाता है सिंगापुर और यहीं पे आपका पड़ता है मलक्का स्ट्रेट। अब बात करते हैं जरा मलक्का स्ट्रेट के ऑप्शंस की। इट कनेक्ट्स द अंडमान सी टू द साउथ चाइना सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स आ जाते हैं और यहाँ से आपका ये साउथ चाइना सी चला जाता है, तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है इट इज बॉर्डर्ड बाय इंडोनेशिया मलेशिया। इंडोनेशिया मलेशिया तो है, उसके साथ साथ बच्चों थाईलैंड भी है, तो आपका आंसर ये वाला पॉइंट भी आपका ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स की, तो इन दोनों पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली हमारा दोनों ही ऑप्शंस में हमें करेक्ट पूछा है इसने, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऑप्शन सी दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एंड एक और बात, स्टेट ऑफ मलक्का इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट कौन सा है, दैट इज द डेविस स्ट्रेट। ठीक है, दैट इज बेसिकली यू विल फाइंड बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड द बैफिन आइलैंड, जो कि कनाडा के पास आपको मिलेंगे। और ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की। अभी पीछे डिस्प्यूट भी चल रहा था, याद होगा आप लोगों को। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो रेड सी जहां पर है, वहां पे अरेबियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है एक स्ट्रेट जिसको कहते हैं बैब एल मैंडब स्ट्रेट। ऊपर पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को कनेक्ट करता है ऑर्मज या हॉर्मज स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पाक स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। बैरिंग स्ट्रेट इन यूएसए और रशिया के बीच में पाया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो स्ट्रेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेट्स याद रखिएगा। स्ट्रेट जो वाइडेंड हो जाता है तो उसी को कहते हैं चैनल्स, जैसे कि नाम सुना होगा आपने इंग्लिश चैनल या 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये सब आपके चैनल्स हो जाते हैं। ओके, अनदर वन रिगार्डिंग द आइलैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आइलैंड्स के बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये तो बात ही यहाँ पे ही गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये किसका हिस्सा है, डेनमार्क का, ये हम जानते हैं। दूसरा, द फाकलैंड आइलैंड्स आर एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ अर्जेंटीना। तो अगर हम इस पे आते हैं तो ये भी आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लेके डिस्प्यूट है, इसको लेके डिस्प्यूट है ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना के बीच में, और फिलहाल जो कंट्रोल है वो किसका है, ब्रिटेन का। ठीक है, अगर इसको आप याद हो तो 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उस समय ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा सामने भी आई थी खुल के। फिर आती है बात गैलापागोस आइलैंड बिलोंग टू द इक्वाडोर एंड आर द फेमस फॉर देयर यूनिक बायोडाइवर्सिटी। और चौथा कह रहा है द बैफिन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द रशियन आर्कटिक। बच्चों ये गलत है, ये आपको मैंने अभी बताया, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इट इज द पार्ट ऑफ कैनेडा, है ना। तो कनाडा के आर्कटिक में आपको मिलेगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमें सही होता हुआ दिखाई देता है, दैट इज ऑप्शन
सी। तो गैलापागोस आइलैंड बिलोंग टू द इक्वाडोर एंड फेमस फॉर द यूनिक बायोडाइवर्सिटी। इक्वाडोर के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इक्वाडोर में एक पर्वत है जिसको कहते हैं चिम्बोराजो। इक्वाडोर में एक पर्वत है जिसको कहते हैं चिम्बोराजो या चिम्बोरोजो भी कई बार इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, याद रखिए, दोबारा सुनिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट इज द हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ। चिम्बोराजो, सेंटर ऑफ द अर्थ से कह रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना। नाउ which of the following regarding the consider the following regarding the mountain peaks। mountain peaks के बारे में बात कर रहा है। माउंट एकोनकागुआ और एकोनागुआ, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, ये स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन है। इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दूसरा कह रहा है माउंट विंसन। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर किस हिसाब से कह रहा है भाई, ये हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाती है, ये हमारी हो जाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो इस हिस्से में आपको क्या मिल जाएगा, माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। और एकोनागुआ कहाँ पे मिलता है, एकोनागुआ मिलता है बच्चों अर्जेंटीना में। कहाँ पे, अर्जेंटीना में मिलता है। तो यानी अर्जेंटीना यहाँ पे आ जाएगा आपका इस पॉइंट पे, और ये कौन सा हेमिस्फीयर हो जाता है, वेस्टर्न। तो ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक इन एंटार्क्टिक। माउंट विंसन, विंसन मैसिव कहते हैं इसको, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिक। एक और बात याद रखिएगा, एंटार्क्टिक में आपका एक वॉल्केनो भी पाया जाता है, दैट इज द माउंट एरबस, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। माउंट एरबस जो है वो आपका हाईएस्ट एक वॉल्केनो हो जाता है एंटार्क्टिक में, और एंटार्क्टिक को ही लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यानी मेरे हिसाब से अब इसने हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, दोनों में किसी प्रकार की मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, ठीक है बच्चों, तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम दी फैक्ट्स। सो अरल सी के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है इट वाज फॉर्मली द 4th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात अरल सी, अरल सी बच्चों याद रखिए एक एंडोरेक लेक के नाम से जानी जाती है। इसको सी इसलिए कहते थे क्योंकि एक जमाने में जब लोग इसको पार करते थे तो भाई उनको नहीं पता था कि एनक्लोज्ड है, ठीक है, वो यही सोचते थे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सी सरफेस है, तो सी के रूप में इसको देखा जाता था। बट अगर हम बात करें सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म हो चुका है, सूख चुका है। अब बात करते हैं, इट वाज फॉर्मली द 4th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट वाज श्रंक प्राइमरली ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ इट्स फीडर रिवर। अच्छा, उससे पहले एंडोरिक लेक्स कैसी होती हैं, ये वो लेक्स होती हैं बच्चों जिसमें कि हमें देखने को मिलता है जिसका कोई आउटफ्लो नहीं होता। मतलब ज्यादातर जो ऐसी लेक्स होती हैं वो कैसी लेक्स बन के रह जाती हैं, सॉल्ट। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे तिब्बत में एक लेक है जिसको कहते हैं राकस या राक्षस लेक कहते हैं, जो मानसरोवर के वेस्ट में पाई जाती है। दैट इज ऑल्सो एन एंडोराइक लेक, वो भी एक सलाइन लेक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अब जरा ऑप्शंस पे जाते हैं, तो एक तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज द फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, फ्रेश वाटर लेक। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम इस बेसिस पर जाएंगे तो हमें साफ पता चलेगा कि ये एक फ्रेश वाटर लेक नहीं होती है, बल्कि कैसी लेक होती है, सॉल्ट वाटर लेक। तो केवल इसी आधार पे आप ये ऑप्शन चूज कर सकते थे, दैट इज द सी ऑप्शन, बिकॉज ये कैसी लेक होगी, सलाइन वाटर लेक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम जोन्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टाइम जोन्स क्या होता है, जब हम हमारी अर्थ पे ये 0 डिग्री का डिमार्केशन करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिमार्केशन करते हैं, तो इसके ईस्ट में समय आगे चलता है और वेस्ट में समय थोड़ा सा बैक चलता है। यही आप पढ़ते हो जिसको आप कहते हो GMT + 5:30, है ना, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं कि इंडिया लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है। अब अगर बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो क्या कह रहा है, फ्रांस इंक्लूड्स इट्स ओवरसीज टेरिटरीज इंक्लूडिंग इट्स ओवरसीज टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता भी दूं, ये 13 टाइम जोन्स का यूज करता है, ठीक है। दूसरी बात, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 180 डिग्री मेरिडियन। अब एक बात सुनो, यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, ये दोनों ऑप्शन देखे, देखते ही लगा दिया सीधा कि हाँ भाई दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 180 डिग्री लाइन जो होती है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए दैट 180 डिग्री लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जिगजैग होगी। पहला ठीक होगा
तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। ये हमसे करेक्ट पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये कई बच्चों ने किया होगा तो मुझे लगता है कि कई बच्चों को इसमें लगा होगा कि यार ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन बिल्कुल बच्चों ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, कई बार इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, वर्ल्ड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? लिथियम ट्रायंगल इज कंपोज्ड ऑफ द चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। ये बिल्कुल ठीक है। ये चिली अगर मैं बात करूं तो बच्चों लिथियम बेसिकली लिथियम के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी अगर बात करते हैं तो उसके साथ साथ कॉपर, ठीक है, कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कही जाती है। और लिथियम ट्रायंगल भारत आजकल इन्हीं के साथ डील कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ लिथियम। भारत के पास भी लिथियम है, भारत के पास लिथियम के जो स्रोत हैं वो पाए जाते हैं आपके लद्दाख में भी, और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो केरला की तरफ भी लिथियम काफी मात्रा में मिल जाता है। लिथियम बैटरीज का दौर चल रहा है तो इसलिए लिथियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के केस में भी, दोनों ही केसेस में ये नंबर 1 पे चलता है। कटांगा प्रोविंस इज द डीआरसी इज द फेमस फॉर द कोबाल्ट एंड कॉपर। भाई अगर हम बात करते हैं तो कटांगा प्रोविंस जो है वो आपका कोबाल्ट और कॉपर के लिए बहुत फेमस है, जो कि आपका चाइना में है। तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात आपकी हो जाती है। चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया आपका, आप कह सकते हो कि यूरेनियम के केस में, और यूरेनियम में भी किसमें, नॉट प्रोडक्शन बल्कि रिजर्व, यूरेनियम के रिजर्व में नंबर 1 है। और अगर यूरेनियम के प्रोडक्शन की बात करूं, यूरेनियम के प्रोडक्शन की बात करूं तो यूरेनियम का प्रोडक्शन जाता है किसके पास? कजाकिस्तान। याद रखिएगा, किसके पास जाता है? कजाकिस्तान के पास जाता है। हाँ, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के एल्यूमिनियम की बात की होती या बॉक्साइट इसके ओर की बात की होती तब मैं बात मान लेता, लेकिन फिलहाल इसमें अगर बात करते हैं बच्चों, याद रखिए क्रूड ऑयल के केस में जो नंबर 1 नाम आता है वो आता है आपका सऊदी, रशिया एंड यूएसए। दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। वेनेजुएला हो सकता था, लेकिन वेनेजुएला आप जानते हो कि वहां पे सिचुएशन कैसी है, क्या चीजें हो रही हैं, तो उस वजह से ये आंसर आपका नहीं होगा। फिलहाल आपका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकल विंड इज इनकरेक्ट? लोकल विंड्स क्या होती है? जैसे हमने बात करी, देखो विंड्स की जब बात करते हैं तो विंड्स के केस में हमें 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं। वन इज द परमानेंट विंड, या इनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। वन इज द सीजनल विंड एंड वन इज द लोकल विंड। और एक मैंने आपको अभी बताई थी जियोस्ट्रॉफिक विंड, जो कि आपकी जेट स्ट्रीम्स को कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परमानेंट विंड्स के एग्जांपल तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट विंड्स। सीजनल विंड के एग्जांपल आपके हो जाएंगे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज एंड मॉनसून। कई लोग मॉनसून को लोकल में काउंट करते हैं, बट मॉनसून इज अ सीजनल थिंग, ठीक है। ये मॉनसून क्या होता है? सीजनल थिंग होता है, तो याद रखिएगा। तीसरी बात, अगर बात करते हैं लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स के बहुत एग्जांपल होते हैं, जैसे लू, फॉन और मिस्ट्रल, उसके अलावा सिरोको, चिनुक, नॉर्वेस्टर, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो बात करते हैं, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। फॉन इज अ ड्राई वार्म विंड दैट ब्लोज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द एल्प्स। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसमें कोई दौराई नहीं है, क्योंकि फॉन वो हवा होती है जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड का बहुत ही अच्छा माहौल बनता है, और स्विट्जरलैंड ऑन द लीवर्ड साइड है तो उसकी वजह से ही स्विट्जरलैंड की जो वादियां हैं वो बड़ी फेमस हो जाती हैं। हर्मटन इज नोन एज द डॉक्टर विंड इन द गल्फ ऑफ ग्विनिया। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको याद रखिएगा। ये गल्फ ऑफ ग्विनिया कहां पड़ता है? तो दिस इज द अफ्रीका पार्ट, और अफ्रीका में जब आप जाते हो, सो दिस इज द रीजन, ये रीजन है आपका जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ ग्विनिया, ठीक है। यहाँ पे चलती है हर्मटन। सिरोको इज अ कोल्ड मॉइस्चर लेडन विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सहारा टुवर्ड्स द मेडिटेरियन। यहाँ पे अब सुनिएगा बात बच्चों, सिरोको एक
कोल्ड विंड कह रहा है, जबकि सिरोको जो है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगी बात। पहली बात तो कोल्ड विंड जो होती है वो मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती, ठीक है। इसने दो बातों को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया खुद ही, कोल्ड एंड मॉइस्चर लेडन। हमेशा याद रखिए जो वार्म विंड होती है वही आपका मॉइस्चर कैरी कर सकती है, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या होता, सी। एक और बात याद रखिएगा, सिरोको इज फेमस फॉर सिरोको इज फेमस फॉर ब्लड रेन। ये जो रेन हवा होती है ये डस्ट पार्टिकल्स कैरी करती है फ्रॉम सहारा। जब ये पहुंचते हैं इटली में तो वहां पे पानी के साथ गिरते हैं और क्या करते हैं, ब्लड रेन करते हैं, क्योंकि लाल रंग की बारिश होती है। तो ये भी याद रखिएगा। सो दैट इज द सिरोको। और चौथा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, डैन्यूबे रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यूरोप पहुंच गया अब ये। कह रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। दूसरा कह रहा है इट फ्लोज थ्रू मोर कंट्रीज देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहली चीज, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वोल्गा। और वोल्गा किस में गिरती है, वोल्गा गिरती है कैस्पियन सी में, ये बात याद रखिएगा। लेकिन डैन्यूबे की बात करते हैं तो डैन्यूबे गिरती है ब्लैक सी में। और अगर आप जानते हो ब्लैक सी के आसपास कंट्रीज काफी सारी हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। यानी अगर मैं पूछूं कि इसने करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज 2 ओनली। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर मिजोरी है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में आप जानते हो अमेजोन है। अफ्रीका में सबसे लंबी रिवर नील हो जाती है। यूरोप में वोल्गा हो जाती है। एशिया में अगर बात करते हैं तो यांगजी यांग हो जाती है, दैट इज इन चाइना, ठीक है। और इंडिया में सबसे बड़ी रिवर गंगा, दूसरे नंबर पे गोदावरी और तीसरे नंबर पे कृष्णा। ये सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है जी। बिल्कुल इंडस और ब्रह्मपुत्र नहीं होती। इंडस और ब्रह्मपुत्र को हम लंबाई के केस में नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों भारत में बहुत कम बहती है, ठीक है। चलिए, रिगार्डिंग द लेक्स ऑफ द वर्ल्ड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला कह रहा है लेक बैकाल इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है, सबसे गहरी लेक है लेक बैकाल, 1300 मीटर्स तक ये चली जाती है, ठीक है। उसके बाद लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेक टिटिकाका ये आपको कहां पे मिल जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगी बोलिविया में, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। कैस्पियन सी इज टेक्निकली अ लेक एंड इज द लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। भाई ये भी बिल्कुल एकदम, अगर बात करते हैं तो ये भी एक लेक है। जैसे मैंने आपको बताया था अरल सी के बारे में, ऐसे ही बच्चों ये भी एक कैसी लेक है, एंडोरेक लेक है। सो अगेन सेलाइन वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर बात करते हैं कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी में ही आपकी गिरती है कौन सी, वोल्गा रिवर, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तंजनाइका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। जी नहीं, तंजनाइका के बारे में आप ये जरूर कह सकते हो दैट तंजनाइका इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और ये कहां पे पाई जाती है, तंजानिया में। अगर आपसे पूछेगा कि फिर इसका आंसर क्या होगा, बाय सरफेस एरिया सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, तो आपका आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। कौन सी होगी, लेक सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 28। मूव टू 29। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ओशनिक रिजेस। ओशनिक रिजेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, ओशनिक रिजेस कौन से केस में बढ़ते हैं, डाइवर्जेंस के केस में, क्योंकि डाइवर्जेंस के केस में नीचे से वोल्केनो निकलता है और एक सीरीज ऑफ चैन बना देता है, जिसको पर्वत कहते हैं, जिसको ओशनिक माउंटेन्स कहते हैं, रेंजेस कहते हैं। क्या कह रहा है, दे आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन अर्थ। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि मिड ओशनिक रिज कहां पे पाई जाती है, अटलांटिक में, ये हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है द रॉक्स एट द क्रस्ट ऑफ द रिज आर द ओल्डेस्ट इन द ओशन बेसिन। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मैग्मा बाहर आ रहा है तब ये बन रहे हैं। तो मैग्मा अगर बाहर आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली बाहर आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल नई रॉक्स बना रहा होगा, सीधी सी बात है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसने हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। याद रखिए ट्रेंचेस कन्वर्जेंस के केस में बनते हैं और रिजेस बनते हैं डाइवर्जेंस के केस में। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के केस में कुछ नहीं बनता, ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज करेक्ट। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात हो रही है, यानी ये बात कर रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जनगणना या जन जो होती है उसमें जो बदलाव होता रहता है उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है दैट स्टेज 1 इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द लो बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स। भाई जो स्टेज 1 होती है वो लो बर्थ रेट्स की होती है और हाई डेथ रेट्स की होती है। जी नहीं, याद रखिएगा ये एक ऐसा फेज होता है जो बहुत ही हाईली फ्लक्चुएटेड रेंज होती है, हाईली फ्लक्चुएटेड रेंज होती है। ये किस जगहों पे देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा ये जगहों पे देखने को मिलती है जैसे ट्राइबल रीजन्स, जो ट्राइबल लोग होते हैं उनमें भाई ऑब्वियसली बात है मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल सब चीजें बहुत बेहतर नहीं होती, तो वहां पे हमें दो चीज देखने को मिलती है, एक तो बर्थ बहुत हाई होता है, डेथ भी बहुत हाई होती है, तो बहुत ही हाई सा फ्लक्चुएशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। स्टेज 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट्स व्हाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे ट्राइब से ट्रांजिशन होते हुए हम एक सिविलाइजेशन बनने की तरफ चल रहे होते हैं। इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हो। स्टेज 2 का एग्जांपल हो जाएगा आपका, अगर बात करूं मैं तो यमन, इसका एग्जांपल हो जाएगा यमन, और यमन के साथ साथ इथोपिया, ये भी आपका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंडिया इज करेंटली इन द स्टेज 4। जी नहीं, स्टेज 4 नहीं, इंडिया स्टेज 3 में आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में फिलहाल जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, और एक डेवलपिंग कंट्री जो होती है वो जनरली स्टेज 3 में ही काउंट होती है, लाइक द मैक्सिको और द इंडिया। स्टेज 5 द बर्थ रेट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द डेथ रेट। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बल्कि डिक्लाइन हो रही होती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जापान और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जर्मनी, ठीक है। वहां पे जो डेथ्स होती हैं वो ज्यादा हो रही होती है, बर्थ रेट कम होता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो मुझे एक ही ऑप्शन इसमें सही मिलता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जो स्टेज 2 की बात कर रहा है दैट इज द करेक्ट वन, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सो आई होप गाइज ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर था आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे वो क्लियर हुए होंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको समझ आई होंगी। सो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और चीजें देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड जय हिंद गाइस।